पैसे के कुछ अनलिखे नियम होते हैं, है ना, जिनके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं होती। तो आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। जो मुश्किल से लगने वाले शब्द हैं, उन्हें एकदम आसान भाषा में तोड़ेंगे ताकि सबको समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि पैसा आता कहाँ से है और फिर चला कहाँ जाता है। फिर हम बात करेंगे उन सिस्टम्स की जो इस पैसे को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि दौलत बनती कैसे है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, क्यों लंबी दौड़ के बारे में सोचना इतना ज़रूरी है। तो चलो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पैसा आना और जाना। सोचिए, महीने की पहली तारीख आती है, सैलरी अकाउंट में आने का मैसेज आता है। बड़ी खुशी होती है ना। लेकिन फिर जब हम असल अमाउंट देखते हैं तो एक सवाल दिमाग में आता है कि बाकी पैसे गए कहाँ। मान लीजिए किसी की ग्रॉस सैलरी, मतलब जो कागज पर लिखी है, वो है 2000 रुपए। ये वो पूरी रकम है जो कमाई गई। लेकिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं सिर्फ 1456 रुपए। तो सवाल वही है, बाकी का पैसा आखिर गया कहाँ? इसका पहला जवाब है टैक्सेस। देखिए, टैक्स वो कीमत है जो हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए चुकाते हैं। ये वो पैसा है जो सरकार को जाता है और फिर उसी पैसे से हमारी सड़कें बनती हैं, स्कूल चलते हैं और दूसरी पब्लिक सर्विसेज काम करती हैं। इसमें कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कमाई पर इनकम टैक्स, सामान खरीदने पर जीएसटी और हमारे भविष्य के लिए कटने वाला प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ। अच्छा, तो टैक्स तो एक हिस्सा हो गया, पर एक और चीज है जो चुपके से हमारे पैसे की वैल्यू कम कर देती है। वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, आपने चिप्स का एक पैकेट खरीदा, उसे खोला और अंदर हवा ज्यादा और चिप्स कम। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले ही आधा खा लिया हो। बस यही असर इन्फ्लेशन का हमारे पैसों पर होता है। इसका मतलब ये है कि समय के साथ पैसे की खरीदने की ताकत घट जाती है। 100 रुपए का नोट आज भी 100 का ही दिखता है, पर उससे जो सामान कल खरीद सकते थे, आज उतना नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम बढ़ गए हैं। तो ये तो हुई पैसे आने और जाने की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वित्तीय द्वारपाल। यहां हम उन इंस्टीट्यूशंस और रूल्स को समझेंगे जो हमारे पैसे के सिस्टम को चलाते हैं। जब हम बैंक के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक बहुत बड़ी सी तिजोरी जिसमें सबका पैसा सुरक्षित रखा है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में बैंक एक मैच मेकर की तरह काम करते हैं। वो उन लोगों को जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उन लोगों से जोड़ते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है। और ये होता कैसे है? इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। मतलब जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10% अपने पास रखता है। बाकी का 90% वो दूसरों को लोन पर दे लेता है और इसी लोन पर मिले ब्याज से बैंक की कमाई होती है। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। ये एक 3 डिजिट का नंबर होता है, 300 से 850 के बीच। और ये बहुत जरूरी है। ये किसी की अमीरी नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि वो व्यक्ति उधार चुकाने में कितना भरोसेमंद है। ये एक तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। आमतौर पर 750 से ज्यादा का स्कोर एक्सीलेंट माना जाता है। मतलब बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। 640 से 790 के बीच का स्कोर ठीक ठाक या औसत होता है। लेकिन अगर स्कोर 580 से नीचे है तो उसे रिस्की माना जाता है और लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। तो अब तक हमने समझा कि पैसा मैनेज कैसे होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, संपत्ति का इंजन, यानी पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए। यहां हम ब्याज और इन्वेस्टिंग के जादू को समझेंगे। कहा जाता है कि ब्याज या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है या आपका सबसे अच्छा कर्मचारी जिसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। ये एक दोधारी तलवार है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई उधार लेता है तो ब्याज हर दिन, हर घंटे एक बोझ की तरह बढ़ता जाता है। एक छोटा सा कर्ज भी ब्याज की वजह से बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन जब कोई बचत करता है या इन्वेस्ट करता है तो यही ब्याज एक इनाम की तरह काम करता है। पैसा अपने आप बढ़ने लगता है, खासकर कंपाउंडिंग की वजह से, जहां ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो सवाल यह है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो पड़ा ना रहे बल्कि और पैसा कमाए। ये महंगाई से लड़ने और असल में दौलत बनाने का तरीका है। और यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। मान लीजिए किसी ने एक छोटी सी रकम से शुरुआत की। पहले साल कुछ खास नहीं लगेगा, 10 साल बाद थोड़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन 30 साल बाद
जो ग्रोथ होगी वो कमाल की होगी। ये सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक कर्व में बढ़ता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर, लंबी दौड़ का खेल। यहाँ हम उन बुनियादी आइडियाज़ को समझेंगे जिन पर पूरी फाइनेंशियल दुनिया टिकी हुई है। कभी सोचा है कि ये पैसा है क्या चीज़? कागज़ का एक टुकड़ा या फ़ोन की स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर? असल में पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब, पूरा समाज, इस बात पर यकीन करता है कि इसकी वैल्यू है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक भरोसा है। वैल्यू की इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक साधारण सा हैंडबैग है और दूसरी तरफ एक डिजाइनर हैंडबैग। दोनों का मटेरियल लगभग एक जैसा है, दोनों का काम भी एक ही है, सामान रखना। पर एक की कीमत है मान लीजिए 50 रुपए, तो दूसरे की 5000 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यू सिर्फ चीज में नहीं होती, हमारी धारणा में भी होती है। ब्रांड, स्टेटस और कहानी, ये सब मिलकर वैल्यू बनाते हैं। एक और शब्द है जिसे सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं, मंदी या रिसेशन। लेकिन इसे समझना जरूरी है। ये इकोनॉमी के साइकिल का एक नॉर्मल हिस्सा है। एक ऐसा दौर जब इकोनॉमी कुछ समय के लिए सिकुड़ती है। हाँ, ये मुश्किल दौर होता है, पर यह हमेशा के लिए नहीं रहता। ये एक तरह का रीसेट है। अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हमारी सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं है। ये वो चीज़ है जो हम सबके पास होती है जब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड है। कोई इसे और नहीं बना सकता। और वो संपत्ति है वक्त। दौलत दिनों या महीनों में नहीं बनती, इसे बनने में दशक लगते हैं। इसलिए पैसों के खेल में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लंबी अवधि की सोच ही असली जीत दिलाती है।